प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सत्य के प्रयोग जो गांधी जी की आत्मकथा है चैप्टर 2 इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला भाग है शांति निकेतन। राजकोट में स्थित ये एक संस्था है। यहाँ जब गांधी जी गए तो अध्यापकों और विद्यार्थियों ने प्रेमपूर्ण व्यवहार इनसे किया। स्वागत की विधि में भी सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। पहली बार यहाँ काका साहब कालेलकर से मिले। इनका नाम काका साहब क्यों पड़ा, उस समय जब पहली बार मिले तो गांधी जी को पता नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि केशवराव देशपांडे जो विलायत यानी विदेश में इनके साथ थे और वहाँ विदेश में अच्छा इनसे परिचय गांधी जी का था। बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय इन्होंने यहाँ स्थापित किया। उनकी अनेक भावनाओं में से एक ये भी थी कि विद्यालय में एक पारिवारिक भावना होनी चाहिए। इसी विचार के लिए उन्होंने अध्यापकों के नाम रख लिए थे और कालेलकर साहब भी यहाँ एक अध्यापक ही थे, तो कालेलकर साहब को यहाँ काका नाम मिला। फड़के साहब को मामा कहा जाने लगा। हरिहर शर्मा जी को अन्ना कहकर संबोधित करते थे और इसी प्रकार दूसरे जो अध्यापक थे उनके भी यथा योग्य नाम रख दिए गए। काका के साथी के रूप में आनंदानंद स्वामी जी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन आपा आगे चल कर के इस कुटुंब में यानी इस संस्था में वो सम्मिलित हुए। इस कुटुंब के उपर्युक्त पांचों सदस्य एक के बाद एक गांधी जी के साथी बन गए। देशपांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। साहब का विद्यालय जब बंद हो गया तो ये कुटुंब बिखर गया, सभी अध्यापक यहाँ से अलग अलग हो गए, लेकिन फिर भी इन सब ने अपना आध्यात्मिक संबंध नहीं छोड़ा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए और इसी सिलसिले में जब ये शांति निकेतन में आए, इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी यहाँ रहते थे और ये दोनों ही चिंतामणि शास्त्री और काका साहब दोनों ही यहाँ विद्यार्थियों को संस्कृत सिखाते थे। शांति निकेतन में गांधी जी कहते हैं कि मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था और मगन लाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे। फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से वे स्वयं करते थे और दूसरों से भी पालन कराते थे। गांधी जी ने देखा कि अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग यानी परिश्रम के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध उन्होंने फैला दी थी। एंड्रेस तो यहाँ थे ही, पियर्सन थे, जगदानंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षिति मोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू, इन सबके साथ गांधी जी कहते हैं कि हमारा अच्छा संपर्क बन गया रहा। अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों में घुल मिल गया और स्व परिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा। मैंने वहाँ के शिक्षकों के सामने एक बात रखी कि वैतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना लें तो अच्छा होगा। हम वेतन देकर जिनसे खाना बनवाते हैं, भोजन बनवाते हैं, उसकी बजाय सभी शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर ही अपना भोजन बना लें। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई घर पर
शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। एक तो अच्छा खाना शुद्धता से हम बनाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और नीतिगत बात भी यही है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, और विद्यार्थी से स्वावलंबन और स्वयं पाक, स्वयं अपना भोजन बनाने का एक पाठ भी सीख पाएंगे। एक दो विद्यार्थियों ने इसके लिए सिर हिला दिया, कुछ लोगों को ये प्रयोग बहुत अच्छा भी लगा। नई चीज़ थी, फिर भी ये कैसी भी क्यों नहीं हो, बालकों तो अच्छी लगती ही लगती है। इसी न्याय से यह चीज़ भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हो गया। मेरी बात मान ली गई और स्वयं खाना बनाने लग गए। जब कवि श्री के सामने यह चीज़ रखी गई तो उन्होंने अपनी यह सम्मति दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हो, अगर शिक्षक इसके लिए राजी हो, तैयार हो, तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है। इसमें का अर्थ यहाँ स्वावलंबन से लगाया जा रहा है कि स्वावलंबन में ही स्वराज्य की चाबी मौजूद है। ये विद्यार्थियों को गांधी जी ने सिखाया, कहा। स्वावलंबन से हमें स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया, अर्थात लगा दिया, झोंक दिया। उन्हें यह बहुत अच्छा उपाय लगा, प्रयोग लगा। एक मंडली सब्जियां काटने के लिए बना दी गई, दूसरी अनाज साफ करने वालों की। रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू लग गए, जुट गए। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर गांधी जी कहते हैं, मेरा तो हृदय ही नाच उठा, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे, इसलिए रोज़ चर्चाएं चलने लगी। कुछ लोग थक जाते थे काम करते करते, कभी किया ही नहीं, परंतु पियर्सन कभी नहीं थकते थे। हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में वो जुटे ही रहते थे। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ सितार भी बजाते थे। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों की छत्ते की भांति गूंजने लगा। उस रसोई के आसपास सब मिलकर के अपना भोजन स्वयं बनाने लगे। इस प्रकार के फेरफार में, यानी परिवर्तन में, जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर वो रुकते नहीं हैं। फिनिक्स का रसोई घर अब स्वावलंबी बन गया था, सभी अपना अपना काम करने लगे थे। यही नहीं बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनने लग गई। मसालों का त्याग कर दिया गया। अतएव भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा ही अब पका लिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोई घर फिर से शुरू हो गया था। उसमें एक दो अध्यापक और विद्यार्थी सम्मिलित हो गए थे। ऐसे ही अनेक प्रकार के प्रयोग होने लगे। सर्वसाधारण रसोई घर को स्वावलंबी बनने का प्रयोग यहाँ मैंने शुरू कर दिया था। आखिर कुछ कारणों से ये प्रयोग बाद में बंद हो गया था। मेरा विश्वास यह है कि इस जगत विख्यात, संसार में प्रसिद्ध इस शांति निकेतन नामक संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं, बल्कि उससे अनेक अनुभव प्राप्त किए, जिससे आगे उनके लिए ये उपयोगी सिद्ध हो पाए। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले गया। ऐसा क्या हो गया था, देखते हैं कि मुश्किल से एक हफ्ता यहाँ गांधी जी को हुआ था शांति निकेतन में कि पूना से गोखले के अवसान का तार मिल गया। जो इनके राजनीतिक गुरु थे, उनकी मृत्यु की सूचना इन्हें मिली तो शांति निकेतन भी शोक में डूब गया था। सब मेरे पास संवेदना के लिए आए। मंदिर में विशेष
इनके लिए शोक सभा की गई। यह गंभीर दृश्य अपूर्व था और मैं फिर उसी दिन पूना के लिए रवाना हो गया। पत्नी और मगनलाल गांधी जी को भी अपने साथ ले लिया, बाकी सब शांति निकेतन में ही रहे। वर्धमान तक एंड्रयूज भी मेरे साथ आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो वो कब आएगा, इसकी कोई कल्पना आपको है? तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने उन्हें जवाब दिया कि इसका उत्तर देना तो कठिन है। अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपने विचार न तो बनाना है और न प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः यानी दृढ़ता से पालन करूंगा। इसलिए मैं 1 साल तक तो ना कुछ करूंगा और ना मैं आपको उत्तर दे पाऊंगा। उसके बाद भी किसी प्रश्न पर कुछ कहने की ज़रूरत होगी तो मैं कह पाऊंगा, लेकिन 1 वर्ष बाद। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर मेरे पास आ पाएगा। यहाँ यह कहना अप्रस्तुत नहीं होगा कि हिंद स्वराज्य, जी गांधी जी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज्य, उसमें गांधी जी ने विचार व्यक्त किए हैं। गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि हिंद स्वराज्य में गांधी जी ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो हम बता सकते हैं कि गोखले उनका जो मजाक उड़ाते थे उसके बारे में हिंद स्वराज्य में उन्होंने विचार व्यक्त किया है। गोखले मजाक बनाते हुए कहते थे कि आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रह कर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। इसके अलावा गोखले ने जो प्रतिज्ञा करवाई है गांधी जी से 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना और किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपने विचार प्रकट नहीं करना, इस प्रतिज्ञा के बारे में भी हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला भाग है खादी का जन्म। किस प्रकार हमारे इस भारत देश में खादी का जन्म हुआ, खादी की शुरुआत हुई, खादी के कपड़े किस तरह से बनाए गए, क्या संघर्ष, कितना परिश्रम गांधी जी को करना पड़ा, वो इस भाग में बताया इन्होंने। मुझे याद नहीं पड़ता कि 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। गांधी जी को 1908 से पहले हमारे देश में कहीं चरखा नज़र नहीं आया। फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में, गांधी जी की पुस्तक का ही नाम है, यह माना कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। यानी जो हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, कमज़ोर है, उसका निराकरण चरखे से ही हो सकता है। यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी उसी रास्ते हमें स्वराज्य भी मिलेगा। सन 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत गांधी जी लौटे, तब भी कहीं भारत देश में इनको चरखा देखने को नहीं मिला। फिर उन्होंने आश्रम खोला और उसमें करघे को शुरू किया। करघा शुरू करने में सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो हम सब उसके लिए अनजान थे। करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था कि कहीं से हम एक करघा या चरखा ढूंढ कर भी ले आए, खरीद कर भी ले आए, तो हमें चलाना नहीं आता था। ये सबसे पहली समस्या थी। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग ही थे, हमें कोई भी कारीगर नहीं था। इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की भी आवश्यकता थी।
काठियावाड़ और पालनपुर, ये दोनों गुजरात में हैं। वहाँ से हमें करघा मिला और एक सिखाने वाला भी साथ में आ गया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया। जो सिखाने वाला आया था अच्छे से पूरी कारीगरी उसने नहीं सिखाई। मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ लेने का प्रयास किया और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार होने लगे। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मील के कपड़े पहनना बंद कर दिया और ये निश्चय कर लिया कि वे हाथ करघे पर देसी मील के सूत का बुना हुआ कपड़ा ही पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान की बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की, इससे वे किस प्रकार ठगे जाते थे, आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते थे, इन सब की जानकारी भी गांधी जी को मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सके ऐसी स्थिति तो थी नहीं। इस कारण से बाहर से बुनकरों के लिए हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देसी मील के सूत का हाथ से बुना हुआ कपड़ा हमें तुरंत ही झट ही नहीं मिल पाता था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा तो विलायती सूत का बुनते थे, विदेशी सूत का जो धागा होता था उससे बुनते थे, क्योंकि हमारी मीलें महीन सूत नहीं काट पाती थी। जो चरखे पर हम जो सूत बनाते थे, धागा बनाते थे, उसका धागा थोड़ा मोटा होता था। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कमी काटती है और बहुत महीन यानी बारीक तो आज भी नहीं काट सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। उन्होंने इसके लिए हाँ कहा। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा आपसे हम खरीद लेंगे, आप केवल बुन दीजिए, सारा कपड़ा हम खरीदेंगे। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में भी उसके लिए हमने प्रचार प्रसार किया। यूँ हम काटने वाले मिलों के अवैतनिक एजेंट बन गए कि जो भी अपने देसी सूती मिलों पर तैयार किया हुआ जो मोटा धागा था उससे कपड़े बुनते थे, उनके हम अवैतनिक एजेंट मिल गए, यानी हम प्रचार प्रसार करने लगे। बदले में हम कोई वेतन नहीं लेते थे। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी भी हमें मिल गई। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काट कर खुद ही बुनना था। वे हाथ करघों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थी, क्योंकि हम जब कहते थे तब वो बनाते थे और हमें फिर उसे खरीद लेते थे। ये सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे कि हम सब ये धागा हाथ से ही काटेंगे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी, क्योंकि जो मशीनें होगी उस सूत को काटने के लिए वे मशीनें हमें बाहर से खरीदनी पड़ेगी, विदेशों से खरीदनी पड़ेगी। इसलिए हम अपने हाथ से वो धागा काटेंगे। मिलों के एजेंट बनकर के हम देश सेवा करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत नहीं हुआ, ऐसा हम नहीं सोचते थे। लेकिन न तो कहीं हमें आसानी से चरखा मिलता था और न कहीं चरखे को चलाने वाला हमें मिल पाता था। कुकड़िया भरने के चरखे तो हमारे पास थे, यानी गट्ठा उस धागे से बनाने के जो चरखे थे वो तो हमारे पास थे, पर उन पर ये धागा बनाया भी जा सकता है, काटा जा सकता है, इसका हमें पता उस समय नहीं था। एक बार कालिदास वकील साहब
एक बहन को खोज करके ढूंढ करके लाए। उन्होंने कहा कि वह बहन सूत कात करके दिखाएगी कि इसी चरखे पर सूत काता भी जा सकता है। उसके पास एक आश्रम मालिक को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ नहीं लगा, यानी वो ये धागा या सूत कातना नहीं सीख पाए। दिन तो इस प्रकार बीते जा रहे थे। मैं अधीर हो उठा था। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता है मैं पूछताछ कर लिया करता था, पर कातने का इजारा यानी ठेका स्त्रियों का ही था। यानी ज़्यादातर ये जो सूत कातने का काम करती थी वो स्त्रियां ही करती थी। इसलिए औने कोने में पड़ी हुई कातना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती है। हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने सोचा कि किसी स्त्री को ही ऐसी स्त्री मिल सकती है। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे बड़ौद शिक्षा परिषद में घसीट ले गए, यानी ज़बरदस्ती ले गए, मेरी इच्छा के विरुद्ध ले गए। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतया शिक्षित बहनों से भी अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। बेधड़क बिना किसी भय के दलितों से मिलती थी, उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर भी सुदृढ़ था, चाहे जहाँ अकेले जाने में भी उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी, संकोच नहीं होता था। घोड़े की सवारी के लिए भी वो तैयार रहती थी, घोड़े की सवारी भी कर सकती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में मेरे से हुआ। अपना दुख जब मैंने उनके सामने रखा कि इस प्रकार से सूत कातने के लिए हमें स्त्रियों की आवश्यकता है, तो दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी, ये नल दमयंती, राजा नल और उनकी प्रेमिका का नाम है दमयंती। जिस प्रकार दमयंती नल की खोज में भटक रही थी, राजा नल की खोज में भटक रही थी, उसी प्रकार हम भी भटक रहे थे और उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके और उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अर्थात उस महासाहसी गंगाबाई ने कहा कि मैं ऐसी स्त्री को ढूंढ कर लाऊंगी। तो गांधी जी कहते हैं जब उसने ऐसी प्रतिज्ञा की तो फिर मेरा बोझ हल्का हो गया, मेरे हृदय का भार कम हो गया कि ठीक है, अब जो काम हम कर रहे थे हमसे नहीं हो पा रहा था, यह बहन गंगाबाई उस काम को करेगी। ऐसा सोचकर वह दबाव, वह भार गांधी जी का कम हो गया।